हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और आज का टॉपिक है हडूप आर्किटेक्चर। हडूप इकोसिस्टम के प्रीवियस सेशन में हमने हडूप के कंपोनेंट्स के बारे में जाना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हडूप आर्किटेक्चर हडूप के डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट्स को हाईलाइट करता है, इसलिए हम लोग आज डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट्स के वर्किंग को एग्जांपल्स के जरिए समझेंगे। जैसा कि ये डायग्राम बताता है कि HDFS स्टोरेज को हैंडल करता है, मैप रिड्यूस कंप्यूटेशन या प्रोसेसिंग को संभालता है और यार्न रिसोर्स मैनेज करता है या फिर रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करता है। इसके अलावा यहाँ एक और सेक्शन है कॉमन यूटिलिटीज। ये हडूप आर्किटेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हडूप कंपोनेंट्स कुछ लाइब्रेरीज का यूज करते हैं और ये कॉमन यूटिलिटीज उन सभी लाइब्रेरीज को मैनेज करता है। अब हम लोग सारे कंपोनेंट्स और या फिर डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट्स को वन बाय वन थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हडूप डेमन्स के सेशन को जरूर देख लें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको आगे का पोर्शन समझ में आ सके। HDFS हडूप का फाइल सिस्टम है और HDFS मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पर काम करता है। जैसा कि ये डायग्राम दिखा रहा है, एक मास्टर नोड बहुत सारे स्लेव नोड को हैंडल करता है। ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर को दिखाता है। हडूप के फाइल सिस्टम मतलब HDFS के दो कोर कंपोनेंट है, नेम नोड डेमन और डेटा नोड डेमन। ये नेम नोड डेमन मास्टर नोड पर रन करता है, जबकि ये सारे डेटा नोड स्लेव नोड पर रन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नेम नोड मेटा डेटा को हैंडल करता है, मतलब हडूप का जो भी मेटा डेटा है और नेम स्पेस है उसको हैंडल करता है नेम नोड, जबकि डेटा नोड एक्चुअल डेटा से डील करता है। हडूप HDFS डेटा स्टोरेज के लिए कमोडिटी हार्डवेयर यूज करता है, मतलब ये सारे स्लेव नोड कमोडिटी हार्डवेयर से बने होते हैं। ये कमोडिटी हार्डवेयर चीप होते हैं और ये फीचर हडूप को कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सस्ता हार्डवेयर तो कभी भी क्रैश कर सकता है, तो हमारा डेटा सेफ कैसे हुआ? तो डोंट वरी, हडूप में फॉल्ट टॉलरेंस फीचर डेटा लॉस होने से बचाता है और डेटा को सिक्योर रखता है। ये डायग्राम कुछ और डेमन्स को दिखाता है, जैसा नोड मैनेजर, जॉब ट्रैकर, टास्क ट्रैकर, रिसोर्स मैनेजर। तो ये सारे डेमन्स को हम लोग आगे के कंपोनेंट्स में समझेंगे। HDFS का इंटरनल स्टोरेज कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। हडूप डेटा को डेटा ब्लॉक में सेव रखता है। हडूप के वर्जन 2 में डेटा ब्लॉक का साइज 128 MB है, तब 128 MB साइज के डेटा को एक ब्लॉक स्टोर कर सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरा फाइल साइज 500 MB है, तो ये फाइल कैसे स्टोर होगा? हडूप में इसके लिए 4 डेटा ब्लॉक का यूज किया गया है। पहला 3 डेटा ब्लॉक 128 MB करके स्टोर करेगा, देन बाकी का जो डेटा बचा रहेगा वो चौथे ब्लॉक में आ जाता है, मतलब बाकी का 116 MB ब्लॉक D में स्टोर होता है। और इस डेटा ब्लॉक में जो बाकी का स्पेस बचा है, मतलब 128 से 116 माइनस करने पर 12 MB, तो वो 12 MB का स्पेस वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो स्पेस किसी और स्टोरेज के लिए यूज कर लिया जाता है। ये स्टोरेज हडूप इंटरनली करता है, बट जब यूजर को अपना डेटा देखना रहता है तो वो सारे डेटा को एज ए सिंगल फाइल के रूप में एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मुझे अलग अलग सेक्शन में डेटा दिखाई देगा। जब मैं अपना डेटा एक्सेस करना चाहूंगी तो मुझे यह पूरा फाइल का डेटा एक साथ दिखेगा। हडूप में फॉल्ट टॉलरेंस फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेप्लिकेशन फैक्टर और रैक अवेयरनेस एल्गोरिदम का यूज किया जाता है। यहाँ पर आपको 2 रैक दिख रहा है, रैक 1 और रैक 2। रैक होता है डेटा नोड का कलेक्शन और डेटा नोड होता है डेटा ब्लॉक का कलेक्शन। जब एक डेटा ब्लॉक को दूसरे डेटा नोड पर
बैकअप रखा जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। और उस डेटा ब्लॉक का कितना कॉपी बैकअप रखना है या मेंटेन करना है उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फैक्टर। हडूप का डिफ़ॉल्ट रेप्लिकेशन फैक्टर 3 है। इस रेप्लिकेशन फैक्टर को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। हडूप का रैक अवेयरनेस एल्गोरिदम ये बताता है कि डेटा को किस नोड पर रेप्लिकेट करना है। रैक अवेयरनेस एल्गोरिदम हडूप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे हम लोग डिटेल में आगे के सेशंस में समझेंगे। रैक डेटा नोड और डेटा ब्लॉक के बीच में रैक डेटा नोड और डेटा ब्लॉक के रिलेशन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सोचो आपके घर में अलमीरा होगा, तो अलमीरा को आप एक रैक समझ सकते हो और अलमीरा के अलग अलग कंपार्टमेंट है जिसमें आप अपना सामान रखते हो। तो अलमीरा का अलग अलग कंपार्टमेंट हो गया डेटा नोड, और आपने जो अपना सामान रखा अलमीरा के कंपार्टमेंट में वो आपका सामान बन गया डेटा ब्लॉक। तो इसी तरह हडूप में डेटा को स्टोर किया जाता है। इसीलिए हडूप में अगर कभी कोई नोड क्रैश कर जाता है, यानी हमारा डेटा ब्लॉक अगर लॉस्ट हो जाता है, तो बाकी डेटा नोड से डेटा ब्लॉक को रेफर किया जाता है डेटा को एक्सेस करने के लिए, और इस फीचर को बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। डेटा ब्लॉक सी में है और ये नोड क्रैश कर गया या फिर ये रैक क्रैश कर गया, तो मुझे अपना डेटा पाने के लिए रैक 2 में ब्लॉक सी को एक्सेस करना होगा। मैप्रेड्यूस डेटा को पैरेलली प्रोसेस करता है और इस डेटा को प्रोसेसिंग करने में बहुत सारे फेजेस या स्टेज इन्वॉल्व होते हैं। 2 प्राइमरी फेज है, मैप फेज और रिड्यूस फेज। जैसा कि ये डायग्राम बताता है, जब हमारा इनपुट डेटा आता है तो पहला फेज मैप होता है। मैप होने के बाद ये दूसरे फेज में जाता है, रिड्यूस फेज, और फाइनली हमारा आउटपुट जनरेट होता है। तो ये मैप और रिड्यूस फेज के बीच बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स या फेजेस होते हैं जो कि डेटा प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। मैप रिड्यूस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये बताता है प्रोग्रामिंग कैसे करना है। मैप्रेड्यूस कंपोनेंट को जावा लैंग्वेज में लिखा गया है या डेवलप किया गया है। मैप्रेड्यूस यूज वॉल्यूम के डेटा को स्प्लिट करके बहुत सारा स्मॉल टास्क बनाता है और फिर इन टास्क को पैरेलली प्रोसेस करता है, जिससे कि परफॉर्मेंस फास्ट होता है। मैप्रेड्यूस फॉल्ट टॉलरेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। हडूप वर्जन 1 में मैप्रेड्यूस को मैप्रेड्यूस 1 बोला जाता है और हडूप के वर्जन 2 में मैप्रेड्यूस को मैप्रेड्यूस 2 बोला जाता है। मैप्रेड्यूस 1 में मैप्रेड्यूस प्रोसेसिंग के साथ साथ रिसोर्स मैनेजमेंट भी करता है, जबकि मैप्रेड्यूस 2 यानी हडूप 2 में मैप्रेड्यूस सिर्फ प्रोसेसिंग का काम संभालता है और रिसोर्स मैनेजमेंट का काम यार्न को हैंड ओवर कर दिया जाता है। यार्न को मैप्रेड्यूस 2 के नाम से भी जाना जाता है। यार्न का फुल फॉर्म है येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। हडूप 2 में यार्न को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हडूप 1 के कुछ लिमिटेशंस को ओवरकम किया जाए। यार्न का मेनली 2 काम है, पहला रिसोर्स मैनेज करना और दूसरा जॉब मॉनिटरिंग करना। यार्न में रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए रिसोर्स मैनेजर और नोड मैनेजर डेमन्स का यूज होता है। आज के सेशन में हमने हडूप आर्किटेक्चर को समझा और इसके कंपोनेंट को डिटेल में देखा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।